हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू एमकॉम का सब्जेक्ट IBO 1। सब्जेक्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। हम इसका चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 का नाम है व्यापार नीति के साधन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हम सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, प्रशुल्क तथा प्रशुल्क विहीन अवरोधों के बीच में भेद स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले विभिन्न प्रशुल्क विहीन प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अब हम इसके पहले पढ़ लेते हैं कि प्रशुल्क क्या होता है, प्रशुल्क की प्रणालियाँ क्या होती हैं, प्रशुल्क विहीन अवरोध क्या होते हैं। फिर हम इन दोनों के बीच में भेद करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले प्रशुल्क विहीन अवरोधों के प्रकारों का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सीधा यहाँ से शुरू नहीं कर रही हूँ कि प्रशुल्क और प्रशुल्क विहीन अवरोधों में क्या भेद है। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। अगर ये अलग भी आ जाता है ना कि प्रशुल्क से आप क्या समझते हो टिप्पणी के रूप में, तो वहाँ पे भी आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। और अगर आ जाता है प्रशुल्क विहीन अवरोध क्या है, तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टिप्पणियों में भी ये शॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि प्रशुल्क और प्रशुल्क प्रणालियाँ क्या होती हैं। प्रशुल्क का मतलब होता है टैरिफ। टैरिफ से तात्पर्य वे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके द्वारा पूरे विश्व की सरकार दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात के मध्य हस्तक्षेप कर सकती है। और प्रशुल्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रशुल्क होता है टैरिफ, तो जैसे हम टैक्स लगाते हैं ना, इसी तरह अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो दो राष्ट्रों के बीच में जो भी सरकारें हैं वो वस्तुओं सेवाओं के आयात और निर्यात के बीच में अपना थोड़ा सा इंटरफेरेंस कर सकती हैं, टैरिफ लगा सकती हैं। तो टैरिफ 3 प्रकार के होते हैं। विदेशी राष्ट्र में उत्पन्न तथा अन्य राष्ट्रों हेतु भेजे गए उत्पादों पर लागू किए गए ट्रांजिट शुल्क, जैसे नेपाल। ऐसे राष्ट्र हेतु जिनके पास तटीय सुविधा नहीं है। तो कुछ ऐसे राष्ट्र होते हैं जिनके पास अपना ओशियन या सी नहीं होता, तटीय सुविधा नहीं होती, तो वे अपने अधिकतर आयातों को तथा निर्यात अनुबंधों को भारत के माध्यम से भेजता है। जैसे नेपाल है, नेपाल के पास अपने सी या ओशियंस नहीं है, तो वो भारत के माध्यम से भेजेगा अपने आयातों और निर्यातों को। आयात करेगा भारत के माध्यम से और निर्यात भी भेजेगा भारत के माध्यम से। चूँकि लंबे समय से ट्रांजिट शुल्क आज विश्व से गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले ट्रांजिट शुल्क लगते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये नहीं लगाए जा रहे हैं। अपने नेबरिंग कंट्री को ये फैसिलिटी कोई भी कंट्री दे सकती है। सेकंड है, राष्ट्र के निर्यातित आयातों पर लगाए जाने वाले शुल्क, यानी कि जो राष्ट्र से निर्यात हो रहे हैं उन उत्पादों पर शुल्क लगाया जा रहा है। क्यों शुल्क लगाते हैं निर्यातों पर? जिससे कि अधिक मात्रा में निर्यात ना हो, क्योंकि अगर निर्यात करने से निर्यातकों को फ़ायदा होता है तो अपने ज़्यादातर प्रोडक्शन को निर्यात कर देंगे, तो फिर देश की जो वांट्स हैं वो अनसेटिस्फाइड रह जाएंगी। तो अपने देश की जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह की जो वांट्स होती है उनको फुलफ़िल करे रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, निर्यातकों पर टैक्स लगा देती है, जिससे कि वो अधिक मात्रा में निर्यात ना कर पाएँ। थर्ड है, राजस्व उपाय की भांति उपयोग किए जाने वाले आयात शुल्क। इसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा कई बार आयात करते हैं तो उससे क्या होता है, जो देश के प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनको लॉस होता है। देश में जो चीज़ बन रही है, ठीक है, उसको लोग नहीं खरीदते, इंपोर्टेड गुड्स को ख़रीद लेते हैं। लोगों को क्रेज़ भी होता है इंपोर्ट की भी गुड्स को ख़रीदने का, कि इंपोर्टेड है, ये बाहर की है, UK की है, ये रशिया की है। तो एक तो उससे बचने के लिए, दूसरी बात है कि अपने देश के प्रोड्यूसर्स को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात शुल्क भी लगाया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में आयात ना किया जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं प्रशुल्क की प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती है। वो तो हमने प्रशुल्क पढ़ा कि कितने प्रकार का था। अब इसके मेथड्स पढ़ लेते हैं। प्रणालियाँ या अवरोधक भी कहा जा सकता है, ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, एकल कॉलम प्रशुल्क अनुसूची, सिंगल कॉलम टैरिफ शेड्यूल। प्रत्येक उत्पाद केवल एक शुल्क उपलब्ध कराती है। इस प्रकार के प्रशुल्क में देश की कोई सीमा नहीं होती। उत्पाद चाहे किसी भी देश का हो, एक ही शुल्क लिया जाएगा। कि जैसे होता है ना, GST होता है, तो एक ही बार अगर टैक्स लग गया है तो फिर वो बार बार टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश की सीमा में हो। मतलब इधर से उधर कहीं भी जा रहा हो, तो अगर एक बार टैक्स ले दिया तो फिर उसके बाद दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसको एकल कॉलम प्रशुल्क अनुसूची या सिंगल कॉलम टैरिफ शेड्यूल कहा जाता है। सिर्फ एक ही बार टैक्स लिया जाता है। इसमें टैरिफ कह सकते हैं, शुल्क को टैक्स नहीं, टैरिफ होता है वैसे बेसिकली। सेकंड है द्वितीय कॉलम प्रशुल्क अनुसूची मीन्स डबल कॉलम टैरिफ शेड्यूल। उत्पाद के लिए इस सूची के द्वारा 2 स्तरों पर प्रशुल्क प्राप्त किया जाता है। 2 लेवल्स पर इस पर टैरिफ लिया जाता है। एक तो कानून द्वारा स्थापित उच्च स्तर पर लागू होता है, तथा दूसरा राष्ट्रों के साथ वार्ताओं द्वारा स्थापित आयातित वस्तुओं के
हेतु लागू किया जाता है। तो एक तो होता है कि कानून जो बन गया है उस लेवल पर, ये हाई लेवल पर होता है। दूसरा होता है कि जो भी राष्ट्र आपस में आयात निर्यात कर रहे हैं उनके साथ जो भी आपस में उनकी वार्ताएं हुई हैं उस पर आयातित वस्तुओं हेतु लिया जाता है। जो भी वस्तु आयात की जाएगी उस पर टैरिफ लगेगा। सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र उपचार के अंतर्गत अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशुल्क हेतु निम्न स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र जो है उसमें उपचार के, अगर हमें कोई उसके लिए कोई डायग्नोज करना है, उसको थोड़ा सा ठीक करना है, तो अन्य राष्ट्रों के लिए प्रशुल्क हेतु निम्न स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। जो निम्न स्तर का सेकंड वाला टैरिफ था उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। थर्ड हो गया तृतीय कॉलम प्रशुल्क अनुसूची, मतलब ट्रिपल कॉलम टैरिफ शेड्यूल, जहाँ पर प्रशुल्क का वृत्तीय स्तर के द्वारा दोहरी कॉलम अनुसूची से निम्न स्तर से कम होता है, कुछ राष्ट्रों द्वारा आयातित वस्तुओं हेतु लागू होता है। तो ट्रिपल कॉलम टैरिफ शेड्यूल क्या होता है, यहाँ पर वृत्तीय स्तर पर, वृत्तीय यानी कि गोलाकार, ठीक है, वृत्त होता है ना जैसे ऐसा, इसी तरह गोलाकार होता है, यहाँ से ऐसे टैक्स लिया जाता है। इसके द्वारा दोहरी कॉलम अनुसूची जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था उसके निम्न स्तर से कम होता है। तो इसमें तो हमने कहा था सेकंड वाले में निम्न स्तर को बढ़ाया जा सकता है, और तृतीय कॉलम वाला जो है ना वो दोहरी अनुसूची का जो निम्न स्तर था उससे थोड़ा सा कम होता है, तथा कुछ राष्ट्रों द्वारा आयातित वस्तुओं हेतु ही लागू होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रशुल्क। अब है प्रशुल्क विहीन व्यापारिक अवरोध। तो वो तो अवरोध वो थे जो टैक्स से रिलेटिव थे, टैरिफ से रिलेटिव थे। अब ये है कि जो अब हम अवरोध पढ़ने वाले हैं, अवरोधक होते हैं जो किसी चीज़ में रुकावट डालते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि टैक्स है तो रुकावट डालेंगे। ठीक है, अगर आयातकों को या निर्यातकों को या देशों को लगेगा कि आयात निर्यात करना बेटर है तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो वो अवरोध थे। अब हम पढ़ने पा रहे हैं कि हम प्रशुल्क तो नहीं ले रहे, प्रशुल्क के बिना जो व्यापारिक अवरोध होते हैं आयात और निर्यात में, वो कौन से हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यापार को प्रतिबंधित करने तथा घरेलू आयात प्रतिस्पर्धी उद्योगों को संरक्षण देने हेतु प्रशुल्क ही एकमात्र साधन है। जैसे हमने कहा था ना कि विदेश में बहुत सारी चीज़ें ना चली जाए, निर्यात सारा ना हो जाए, इसलिए उसको प्रतिबंधित करने के लिए निर्यात पर टैक्स लगते हैं। इसी तरह आयात प्रतिस्पर्धी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भी प्रशुल्क लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में आयात करेंगे तो जो घरेलू उद्योग है वो उससे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और वो बंद हो जाएंगे। तो प्रशुल्क की एकमात्र साधन था, टैरिफ ही एक उपाय था जिसको हम इससे कर सकते हैं। लेकिन प्रशुल्क विहीन साधन संख्या में असंख्य होते हैं। ठीक है, तो वो तो लिमिटेड होते हैं, बट ये संख्या में असंख्य होते हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा गंभीर मसला आया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भारत से आयात किए जाने वाले कालीनों पर कालीनों के आधार नहीं होगा, यहाँ पे आयात होगा, आयात पर रोक लगा दी गई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को यह आपत्ति थी कि कालीन उद्योग में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मान लो भारत में जो कालीन उद्योग है वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से भी काम कराया जाता है जो 14 ईयर से कम के होते हैं, जबकि ये अपराध होता है। तो उन्होंने क्या कहा, मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो मानव अधिकार के विरुद्ध है, बच्चों से काम नहीं करा सकते। और यहाँ के कालीन उद्योग में बच्चे काम करते हैं, बाल श्रमिक काम करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मना कर दिया कि हम भारत से कालीन आयात नहीं करेंगे। अतीत में भी कई बार यूएसए के द्वारा इस आधार पर माल लौटाया जा चुका है। जो पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि यूएसए ने हमारे माल को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को इससे आपत्ति थी कि यहाँ पर बाल श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है। तो ये मानव अधिकार, पर्यावरण को खतरे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तथा घरेलू उद्योगों को हानि आदि के कारण आयातक देश द्वारा आयात को प्रतिबंधित करने या रोकने हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है उनको आपत्ति है तो जो आयात करने वाला देश है जैसे कि यूएसए, वो आयात को नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अवरोध है। तो ये तो था हमारा प्रशुल्क विहीन व्यापारिक अवरोध। इसमें अब है कि किस तरह से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मात्रात्मक प्रतिबंध, की मात्रा पर प्रतिबंध लगा दो। जैसे प्रशुल्कों के विपरीत जब मात्रात्मक प्रतिबंध व्यापारिक वस्तुओं पर पूर्ण रूप से सीमाएं लगाते हैं तो इन्हें कोटे का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो जब मैं टिप्पणियों वाला एक पोर्शन बनाऊंगी उसमें कोटे और प्रशुल्क में क्या अंतर है ये भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो इसमें कोटा निर्धारित कर देते हैं कि आप इससे मंगवा तो सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। तो कोटा दो प्रकार से लगाया जाता है, आयात कोटा और पहले हम आयात कोटा को ही पढ़ लेते हैं। आयात कोटा लगाने के कई पक्ष होते हैं, जैसे कि एक पक्षीय कोटा। एक पक्षीय कोटा में आयातित उत्पादों की संख्या पर सीमा लागू की जाती है। ऐसा निर्यातक राष्ट्रों की बिना सहमति से होता है।
जो आयातित उत्पाद हैं उन पर एक सीमा लागू कर दी जाती है, भाई इतना मंगाओगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाओगे। तो निर्यातकों की सहमति के बिना होता है ये, तो सिर्फ एक ही पक्ष में लगाया ना, आयात करने वाले देश ने लगाया, निर्यात करने वाले देश की सहमति के बिना, इसलिए एक पक्षीय कोटा हो गया। एक हो गया द्विपक्षीय कोटा या बहुपक्षीय कोटा। यह एक ऐच्छिक निर्यात प्रतिबंध होता है। इसे पूर्ति करने वाले राष्ट्रों तथा निर्यातकों के साथ की गई बातचीत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐच्छिक निर्यात प्रतिबंध होता है कि भाई अपनी इच्छा से वो निर्यात पर प्रतिबंध कर रहे हैं। इसे पूर्ति करने वाले, जो निर्यात करेगा वो पूर्ति करने वाला राष्ट्र हुआ, ठीक है, या जो वहाँ के निर्यातक है उन्होंने आपसी बातचीत पे कर लिया कि हम इससे ज़्यादा निर्यात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय कोटा हो गया। थर्ड हो गया प्रशुल्क कोटा। प्रशुल्क कोटा में आएगा, प्रशुल्क कोटा वो है होता है जिसके अंतर्गत आयात शुल्क की अलग अलग दरों के विशिष्ट आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाए जाते हैं। तो वो कौन सा कोटा है? इसमें आयात शुल्क की अलग अलग दरों के विशिष्ट आयात उत्पादों पर शुल्क लगाए जाते हैं। यह कोटा विशिष्ट अवधि के दौरान आयातों की संख्या पर आश्रित होता है। जब अलग अलग राष्ट्रों को एक पक्षीय कोटा प्रदान किया जाता है तो इसे राष्ट्र कोटा कहते हैं, पर जब इसका मूल राष्ट्रों से कोई संबंध न होकर यह सिर्फ आयातों हेतु अनुमति प्रदान करके कुल संख्या को निर्दिष्ट करता है तो ये वैश्विक कोटा कहा जाता है। इसको एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है इसका मतलब। इसमें कहा गया है कि ये वह कोटा होता है जिसके अंतर्गत आयात शुल्क की अलग अलग दरों के विशिष्ट आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाए जाते हैं कि भाई जो आयात कर रहे हैं इसकी अलग अलग दर हैं। जैसे यहाँ पे 10% टैरिफ होगा, 20% टैरिफ होगा, 30% टैरिफ होगा, तो ये अलग अलग टैक्स होते हैं। इससे आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाए जाते हैं कि इन उत्पादों पर इतना शुल्क लगेगा, इससे ज़्यादा मंगाओगे तो 20% हो जाएगा, इससे ज़्यादा मंगाओगे तो 30% हो जाएगा। इस तरह से ये शुल्क लगाए जाते हैं। तो ये कोटा विशेष अवधि के दौरान आयतों की संख्या पर आश्रित होता है कि जैसे हम कहते हैं इस साल में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लगेगा, इस साल में विशिष्ट अवधि के दौरान हर साल के लिए आयतों की संख्या पर आश्रित होता है। जब अलग अलग राष्ट्रों को एक पक्षीय कोटा प्रदान किया जाता है तो इसे राष्ट्र कोटा कहते हैं। जब अलग अलग राष्ट्रों को कहा जाता है कि भाई आप एक पक्षीय कोटा है, आप इससे इससे ज़्यादा नहीं करोगे तो ये एक पक्षीय कोटा होगा, तो इसे राष्ट्र कोटा कहते हैं। पर जब मूल राष्ट्रों से कोई संबंध न होकर यह सिर्फ आयातों हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए कुल संख्या को निर्दिष्ट करता है, तो जब अगर इसका मूल राष्ट्रों के साथ कोई संबंध नहीं होता, बस ये कहता है कि ये आयातों द्वारा जो अनुमति प्रदान करनी है उनको परमिशन देनी है, तो देखा जाएगा कि कितने कुल संख्या कितनी है आयातों की, उससे निर्दिष्ट होता है, उससे मेज़र किया जाता है, तो फिर इसे वैश्विक कोटा कहा जाता है। इसमें राष्ट्रों से संबंध नहीं होता इसका, ये पूरे विश्व के लिए होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई कोटे किस टाइप के थे। ठीक है, प्रशुल्क भी पढ़ लिया, प्रशुल्क विहीन भी पढ़ लिया। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है कि प्रशुल्क और प्रशुल्क विहीन अवरोधों में अंतर बताइए, तो दोनों के बाद का हमें पता चल गया, तो अब हम इस अंतर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। प्रशुल्क का पढ़ लेते हैं पहले। सरकार द्वारा किसी भौतिक वस्तु के किसी देश में आने या जाने पर लगाए जाने वाला प्रशुल्क कहलाता है। कोई देश में कोई चीज़ आ रही है या जा रही है, आयात या निर्यात हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट लगाती है ना उस भौतिक वस्तु पर, सर्विसेज पर नहीं, जो फिजिकल गुड्स होती हैं उन पर, तो वह प्रशुल्क या टैरिफ कहलाता है। दूसरी बात प्रशुल्क में क्या है? प्रशुल्क व्यापार को प्रतिबंधित करने के मूल्य पर आधारित नीति है कि अगर विदेशी व्यापार को प्रतिबंधित करना है, आयात और निर्यात को रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो उस पर आधारित होता है। थर्ड है प्रशुल्क राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के पार होने वाले व्यापार पर लागू कर शुल्क होता है। तो ये कर शुल्क एक तरह से टैक्स ही होता है। तो भौगोलिक सीमाओं के पार यानी कि अगर हम देश में ही वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं तो वो तो सेल और परचेज कहलाएगी, लेकिन अगर हम अपनी भौगोलिक सीमा अपने देश के बाहर कोई वस्तुओं को खरीदते या बेचते हैं तो वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। फोर्थ है प्रशुल्क मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एकल कॉलम प्रशुल्क अनुसूची, द्वितीय कॉलम प्रशुल्क अनुसूची और तृतीय कॉलम प्रशुल्क अनुसूची। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ से शुरू हो रहा था, बट हमने इसको डिटेल में भी पढ़ लिया है कि अगर अलग अलग टिप्पणियाँ हैं तो भी आप इसको कर पाओगे। अब है प्रशुल्क विहीन अवरोधक। तो क्या है? विदेशी व्यापार को नियमित व प्रतिबंधित करने वाली सरकारी नीतियाँ तथा प्रशासनिक कदम प्रशुल्क विहीन अवरोधक कहलाते हैं। जो देश ने किया है ना, तो विदेशी व्यापार को नियमित और प्रतिबंधित तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार की नीतियाँ होती हैं, टैरिफ नहीं होता, या प्रशासनिक कोई स्टेप होता है, तो ये प्रशुल्क विहीन होता है। इसमें टैक्स नहीं लगाया जा रहा, कुछ और नीतियाँ होती है, जैसे हमने कोटा वोटा निर्धारित कर दिया था। सेकेंड है प्रशुल्क विहीन अवरोधक मूल्य या मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
तो जो प्रशुल्क विहीन अवरोधक होते हैं ना, तो वस्तु के मूल्य को या मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप इसका अगर आप इतनी चीज़ें मंगाओगे तो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, तो मूल्य को प्रभावित कर दिया। या फिर बता दिया, कोटा फिक्स कर दिया कि आपको इतनी यूनिट मंगानी है, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते, ज़्यादा मंगाने पर आपको आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन दी ही नहीं जाएगी, ये कोटा है, इससे ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो ये प्रशुल्क विहीन अवरोधक होते हैं। थर्ड है प्रशुल्क विहीन अवरोधों के अंतर्गत संख्यात्मक प्रतिबंध, जैसे कि संख्या पर प्रतिबंध लगा दिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। प्रतिपाटन, नियमन, प्रशुल्क वर्गीकरण तथा मूल्यांकन, अनुदान, स्थानीय मात्रा, विदेशी निवेश निष्पादन, आवश्यकता, तकनीकी स्तर या स्वास्थ्य नियम, सरकारी खरीद, सेवाओं पर प्रतिबंध या कोटा, प्रशुल्क वर्गीकरण तथा मूल्यांकन, अनुदान आदि आते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और हैं, तो इसमें ये सब इसमें आ जाता है। फोर्थ है व्यापार में वस्तु सेवाओं में व्यापार को कम करने के लिए भी प्रशुल्क विहीन अवरोधक लगाए जाते हैं। तो ऊपर तो हमने पढ़ा था गुड्स को लगाए जाते हैं, लेकिन अगर सेवाओं में भी व्यापार को कम करना है, भी ज़्यादा सेवाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करनी, तो भी इसमें प्रशुल्क विहीन अवरोधक लगाए जा सकते हैं, उसमें भी कोटा निर्धारित किया जा सकता है। तो ये था हमारा प्रशुल्क विहीन अवरोधक। अगर हम इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले प्रशुल्क विहीन अवरोधक कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले प्रशुल्क विहीन अवरोधक निम्नलिखित है। नंबर 1, मात्रात्मक प्रतिबंध। मात्रात्मक प्रतिबंधों को व्यापारिक वस्तुओं पर लगाते हैं जिन्हें कोटा कहा जाता है। तो हमने पढ़ लिया था यह कोटा आयात व निर्यात दोनों पर ही लगाया जाता है। आयात कोटा 3 प्रकार का होता है, एक पक्षीय कोटा, द्विपक्षीय कोटा तथा प्रशुल्क कोटा। जबकि निर्यातों के अंतर्गत कोटा के द्वारा गृह बाजार में मतलब जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, घरेलू बाजार, उसमें पर्याप्त पूर्तियों को सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये था ना कि पूर्तियाँ अपने पास पूरी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ज़्यादा निर्यात कर दिया जाए। तो एक तो ये था मात्रात्मक प्रतिबंध, कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, मात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरा है प्रशुल्क वर्गीकरण व मूल्यांकन। तो प्रशुल्क अनुसूची में वर्गीकृत करने के पश्चात आयातित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाया जाता है तथा प्रशुल्क लगाने वाली संख्या ही प्रशुल्क का मूल्यांकन करती हैं। तो कहते हैं ना कि अगर इतनी वस्तु मंगाओगे तो इतनी संख्या में मंगाओगे तो इतना टैक्स, उससे ज़्यादा मंगाओगे तो ज़्यादा टैक्स। तो ये प्रशुल्क वर्गीकरण व मूल्यांकन है कि अलग अलग मात्राएं बता दी गई हैं कि जितनी मात्रा मंगाओगे उस हिसाब से आपका प्रशुल्क लगेगा। फिर है अनुदान, जिसे सब्सिडीज़ कहा जाता है। तो घरेलू उत्पादों तथा घरेलू निर्यातों को उद्योगों के विस्तार हेतु उत्प्रेरित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप देश में चीज़ों को बनाओ, घरेलू उत्पादों को बढ़ाओ, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज़ करो, या जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करो, क्योंकि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे अगर अपने देश में कोई चीज़ भरपूर मात्रा में है तो अपने देश के निवासियों के लिए रखने के बाद उन चीज़ों को निर्यात करो। निर्यात करने से मनी आएगी तो देश में विकास होगा। तो उसके लिए उनको इनकरेज किया जाता है कि आप इतनी चीज़ें बनाओ, अगर बना सकते हो तो निर्यात की जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको कम रेट में, जैसे बिजली कम रेट में, ज़मीन वगैरह उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि वहाँ पर प्रोडक्शन हो सके, और टैक्स में भी आपको छूट दी जाएगी। ऐसे भी अनुदान दिए जाते हैं कि आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। फोर्थ है कर, यानी कि टैक्स। जब वस्तुओं का आयात किया जाता है तो आयात शुल्क के साथ साथ उन पर कुछ अतिरिक्त शुल्क भी लगाए जाते हैं, जैसे अधिकार शुल्क, उत्पाद शुल्क, सरचार्ज एंड एक्साइज ड्यूटी इत्यादि। इन्हें ही कर कहा जाता है। तो एक तरह से ये टैरिफ या टैक्स होता है, उसी के अदर नेम है। फिफ्थ है सरकारी खरीद। सरकारी खरीद के अंतर्गत घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो सरकार क्या कहती है कि घरेलू स्तर पर जो भी उत्पादन हुआ है वस्तुओं को, उनको प्राथमिकता दी जाती है। सरकार को खरीदना है तो जो अपने देश में बनी चीज़ें हैं ना, उनको खरीदेगी। अब सरकार इसलिए खरीदती है जिससे कि जो थोड़ा सा लोअर सेक्शन है लोगों का, थोड़े से गरीब लोग हैं, उनको वो फ्री में प्रोवाइड कराती है। तो सरकार को भी खरीदनी पड़ती हैं चीज़ें, तो वो घरेलू स्तर पर उत्पादित किए हुए वस्तुओं को प्राथमिकता देती है बजाय कि आयातित वस्तुओं के। फिर है सेवाओं पर प्रतिबंध। सेवाओं में प्रतिबंध को व्यापार को कम करने के लिए प्रशुल्क विहीन अवरोधक लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि सर्विसेज बाहर ना जाए। अब ये होता है कि हमारे देश में जो अभी प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो ये सेवाएं, टेक्नीशियंस हैं, तो इन सेवाओं पर भी अवरोधक लगाए जाते हैं। जैसे कि बैंक सेवाएं, बीमा, आवागमन सेवाएं, लेखाकरण यानी कि जो अकाउंटेंट वगैरह हैं, तो इनकी सेवाओं पर भी थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय अवरोधक के ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। इसमें हमने पढ़ लिया कि प्रशुल्क क्या होते हैं, प्रशुल्क विहीन अवरोध क्या होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ कहाँ पर कौन से टैरिफ लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आयातों पर लगाए जाने वाले एड वैलोरम शुल्क व विशिष्ट शुल्क के मध्य क्या अंतर है, उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। तो इसमें पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि आयातों का पर लगाए जाने वाले कौन से शुल्क होते हैं और दोनों में क्या अंतर है, और फिर इसके उदाहरण भी समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।